नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में निरंतर आप लगे हुए हैं। ये समय आपका ऐसा समय चल रहा है जब आपको किसी प्रकार से भी अपनी तैयारी को बाध्य नहीं होने देना है, यानी निरंतर सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस रखना है आपको। हमने वीडियो बनाए थे 2 आधुनिक काल के बारे में, बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप उस श्रृंखला को जारी रखिए। तो साथियों, हम आधुनिक काल तो करेंगे। इसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं और भारतेंदु जी के नाटक हम इस वीडियो में करेंगे, सिर्फ भारतेंदु जी की रचनाओं तक ही। इससे आगे के लिए हम और अलग से वीडियो बनाएंगे। आप कहते हैं वीडियो बड़ा बनाएं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। जैसे बीच में एक दिन छूट गया था तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, सारे दिन में ही अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्कुल ही धीमा नेटवर्क यहाँ रहता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आज देखिए आप भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। 1850 से 1900 ईस्वी की जो समय सीमा है वो मानी जाती है। हिंदी साहित्य के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस काल का साहित्य रीतिकाल की अलंकारिकता व दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर आम जनता का साहित्य बनने लगा, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल के नाम से पुकारा। यानी रीतिकाल में जो अलंकारिकता युक्त और जो दरबारी साहित्य लिखा जाता था, वही साहित्य अब आम जनता का, यानी आम लोगों की जो भी समस्याएं थी, आम लोग क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, उन पर ये साहित्य लिखा जाने लगा। इसलिए इसको डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को आदर्शवादी गीति मुक्तक काव्य परंपरा कहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु युग को गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा। उसके बाद है डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने इस काल को नवजागरण युग के नाम से पुकारा। भारतेंदु युग में आधुनिक काल के सर्वप्रथम लक्षण गोपाल चंद्र गिरधरदास के नाटक नहुस में मिलते हैं। यानी आधुनिक काल के लक्षण गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा लिखित नहुस नाटक में आधुनिक काल के लक्षण सबसे पहले मिलते हैं। फिर बंगवासी पत्र भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने की टकसाल माना जाता था। यानी बंगवासी पत्र प्रकाशित होता था, उसको भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। फिर है भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं। भारतेंदु युग में पद्य में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था, कि जो भी पद्य में जो लिखा जाता था उसके लिए ब्रजभाषा का प्रयोग होता था और खड़ी बोली में सिर्फ गद्य लिखा जाता था। राष्ट्रीय चेतना की भावना थी। भारतेंदु युग तक आकर 1857 ईस्वी की क्रांति हो चुकी थी, तो लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो चुकी थी। तो यहाँ के भारतेंदु युग के साहित्य में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना देखने को मिलती है। रीतिकाल की तुलना में विषय चयन में व्यापकता में विविधता आ चुकी थी, यानी अलग अलग विषयों पर लिखा जाने लगा था, व्यापक रूप से लिखा जाने लगा था। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाता था। मातृभूमि व स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल, सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार करने की प्रवृत्ति इस युग के साहित्य में थी। इतिवृत्तात्मकता की शुरुआत हो चुकी थी भारतेंदु युग से, जिसका पूर्णतः विकास द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण की प्रधानता थी, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग था, अलंकारिकता व श्रृंगारिकता मुक्त साहित्य था, क्योंकि अलंकारिकता व श्रृंगारिकता युक्त साहित्य तो रीतिकाल में था, ये इन चीज़ों से मुक्त साहित्य था। अनुवाद प्रक्रिया का विस्तार, इस काल में बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद हुआ, संस्कृत से हिंदी में, बांग्ला से हिंदी में। समस्या पूर्ति की इस साहित्य में प्रधानता थी। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति थी। राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति का सुंदर समन्वय था। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजभक्ति भी करते थे और राष्ट्रभक्ति भी करते थे। अंग्रेजों के प्रशंसा में भी लिखते थे और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए भी लिखते थे। तो ये दोनों का सुंदर समन्वय इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है। अब है भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक। ये मैंने जन्म के क्रम के हिसाब से लिख रखे हैं, आपको जन्म वर्ष इनके याद होना हो, लेकिन पहले जो सबसे वरिष्ठ थे वो बालकृष्ण भट्ट जी थे और जो सबसे कनिष्ठ यानी सबसे छोटे थे वो राधा कृष्ण दास थे। ये तो आपको याद रखना ही है। यहाँ मैंने इनके जन्म सन के हिसाब से क्रम से लिख रखा है इनको। बालकृष्ण भट्ट
1844 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 50 में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का 1855, प्रताप नारायण मिश्र का 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858, राधाचरण गोस्वामी भी 1858 और राधाकृष्ण दास जो हैं इनका जन्म 1865 में हुआ था। ये मैंने ऐसे इंग्लिश के वर्ड लगा के याद करने के लिए, इनकी ट्रिक बनाने के लिए ऐसे इनके आगे लगा रखा है ये। फिर इसका सूत्र हमें लिखवाया गया था, बाल भारत की बद्री पर जागे अंबिका दास। आपको सूत्र याद हो ना हो, लेकिन आपको ये 8 लेखक जो हैं ये याद रहने चाहिए कि ये भारतेंदु मंडल के लेखक थे। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी बहुत ही कम समय तक ये हमारे बीच रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही लिख डाली थी। इनका जन्म स्थान है काशी, पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास। भारतेंदु का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु के को इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि तत्कालीन पत्रकारों व साहित्यकारों के द्वारा 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। यानी इनका नाम सिर्फ हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी जो इनके साथ वाले साहित्यकारों ने इनको दी थी। भारतेंदु पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया। इन तीनों पत्रिकाओं का नाम और आपको प्रकाशन वर्ष और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये आपको याद रखनी है। कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से हुआ। पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक और फिर साप्ताहिक प्रकाशित होने लगी थी। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में काशी से ही मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका को 8 अंकों यानी 8 महीने के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। इसको पहले हरिश्चंद्र मैगजीन थी, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखने को मिलता है। यानी हिंदी गद्य में ठीक परिष्कृत यानी मानक भाषा का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी इसमें देखने को मिलता है। बालाबोधिनयन की पत्रिका थी, 1874 ईस्वी में काशी से ही प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी। भारतेंदु ने अपनी कालचक्र रचना में कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु ने अमीर खुसरो की तरह मुकरियाँ लिखी। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को। भारतेंदु ने तत्कालीन लेखकों की समस्या समाधान हेतु कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। 3 इनकी पत्रिकाएं हैं, 3 इनकी संस्थाएं हैं। कविता वर्धिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। भारतेंदु जी ने ये बात भी आपको याद रखनी है, पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे ये। भारतेंदु रसा उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। इनका उपनाम रसा भी था जिस नाम से लिखते थे। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे, वे लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में बलिया यूपी की एक सभा में कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटे नहीं ये कोसूल। ये लाइन आपको याद रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो निज भाषा उन्नति ये लाइन भारतेंदु जी की है, 1873 ईस्वी में इन्होंने एक सभा में कही थी। फिर भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक हैं। भारतेंदु ने 17 नाटकों की रचना की, जिसमें 9 मौलिक नाटक और 8 उनके अनुदित नाटक माने जाते हैं। यानी 9 तो उन्होंने खुद लिखे और 8 नाटकों का इन्होंने दूसरी भाषा से अनुवाद किया। तो इनका भारतेंदु जी का प्रथम नाटक है जो अनुवादित नाटक था विद्या सुंदर, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद था, जो 1868 ईस्वी में जब इनकी प्रथम पत्रिका आई थी उसी के साथ इनका प्रथम अनुदित नाटक भी आ गया था, जो चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का अनुवाद था, जबकि चोर पंचाशिका बांग्ला में संस्कृत से अनुवादित हुआ था। अब है भारतेंदु जी के मौलिक नाटक। अब साथियों, भारतेंदु जी के मौलिक नाटक 9 माने जाते हैं। पहला इनका नाटक है मौलिक वेदिकी हिंसा। हिंसा न बहुती 1873 ईस्वी में लिखा गया। ये एक प्रहसन यानी हास्य व्यंग्य प्रधान है। इसमें वेद मार्ग की हिंसा, पशु बलि प्रथा की आलोचना की गई है। दूसरा इनका नाटक है साथियों सत्य हरिश्चंद्र, 1875 ईस्वी। इस रचना में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक इनका वैसे तो मौलिक माना जाता है साथियों, लेकिन शायद शुक्ल जी ने इसको अनुवादित नाटक माना था। इस पर पीछे एक प्रश्न पर विवाद भी चला था, आपत्तियां भी लगवाई गई थी, फिर आरपीएससी ने वो प्रश्न डिलीट कर दिया था शायद। फिर अंतिम उत्तर कुंजी में मैंने मिलाया नहीं साथियों क्या मानना इन्होंने, लेकिन इस प्रश्न पर विवाद रहा था क्योंकि शुक्ल जी ने शायद इसको अनुवादित माना है और वैसे ये मौलिक माना जाता है। फिर है प्रेम जोगिनी, 1875 ईस्वी नाटिका। इस रचना में तीर्थ स्थानों पर होने वाले व्यभिचारों का वर्णन किया गया है। फिर है श्री चंद्रावली नाटिका, 1876 ईस्वी। इस रचना में प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है।
विशेष से विषमोषधम 1876 ईस्वी बाण नाटक है। ये एक प्रकार होता है नाटक का। ये इस रचना में बड़ौदा के गायकवाड़ के स्थान पर सायाजी राव को राजा बनाने का वर्णन है, जिसमें देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण नीतियों का वर्णन किया गया है। फिर इनका नाटक है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नाट्य रासक है। इस रचना में भारतीय राजाओं के साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति की लालसा व अंग्रेजों के प्रति समर्पण को व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित किया गया है। हमारे जो भारतीय राजा थे उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि भारत की दुर्दशा उनकी वजह से हो गई है, उनको अपने साम्राज्य की पड़ी है और अंग्रेजों का वो गुणगान करते हैं, अंग्रेजों के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वो हमारे भारत की ये दुर्दशा है। फिर है नील देवी 1881 ईस्वी, गीति रूपक। इस रचना में पंजाब के हिंदू राज्य पर मुस्लिम आक्रमण एवं भारतीय नारी के आदर्श रूप को वर्णन किया गया है। साथियों, आपको ये नाटकों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, इसके साथ आपको इनके सन भी ध्यान में रखने हैं कि किस सन में कौन सा प्रकाशित हुआ था। फिर है अंधेर नगरी, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है। 1881 ईस्वी प्रहसन है, जो ये भारतेंदु का सबसे प्रसिद्ध प्रहसन है, जो 6 अंकों में विभाजित है। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। इसमें एक पात्र है राजा के अन्याय का शिकार होता है, वो पात्र है गोवर्धन। इसकी एक पंक्ति आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। फिर है सती प्रताप नाटक 1883 ईस्वी में, गीति रूपक नाटक है। ये भारतेंदु की अधूरी रचना मानी जाती है। इस रचना को इनके मौसेरे या कुछ लोग इसको फुफेरे बाई भी बता देते हैं। साथियों, राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया था, यानी सती प्रताप अधूरा नाटक था भारतेंदु जी का। इसका सूत्र बना रखा, वैदिक सत्य प्रेम चंद्र विशेल्य भारत के नीले अंधेरे में सती हुआ। आपको ये सूत्र ठीक लगे तो आप इससे याद कर सकते हो इनके मौलिक नाटक, नहीं तो आप अपना खुद का सूत्र बनाकर एक मौलिक याद कर लीजिए, फिर जो बचेंगे वो अपने आप हो जाएंगे अनुदित नाटक इनके। तो आपको एक याद करने हैं। भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं 8। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक है। इसमें चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद किया गया है। रत्नावली 1868 ईस्वी, इसमें श्री अरस के संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद किया गया है। पाखंड विखंडन 1872, ये रचना संस्कृत के कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे भाग का अनुवाद है। साथियों, फिर धनंजय विजय, ये रचना संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। फिर कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, ये रचना भी कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। भारत जननी 1877 ईस्वी, ये रचना बांग्ला भाषा में रचित भारत माता का हिंदी अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, ये रचना विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880, ये रचना शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, यानी ये किसी शेक्सपियर अंग्रेजी लेखक थे, इनके नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था। इसका भी सूत्र बना रखा है, वीर पाखंड धनकर भारत मुद्रा दुर्लभ हुई। फिर भारतेंदु जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, इनके उपन्यास हैं अमीर हठ, रामलीला, शीलवती, सुलोचना, सावित्री चरित्र। तो अमीर हठ इनका महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, आपको याद रखना है। फिर इनके निबंध हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसको आत्मकथा भी माना जाता है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, बंग भाषा की कविता, सूर्योदय, जयदेव, मित्रता। फिर इनकी काव्य रचनाएं हैं बहुत सारी, आपको सारी याद ना हो लेकिन 1-2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं इनकी। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी, बाकी तो सारी ब्रज भाषा में रचित थी, लेकिन 2 ये खड़ी बोली में थी, ये तो आपको याद रखनी ही है। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रबोधिनी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, इसके ऊपर मैंने निशान लगा रखे हैं, ये आपको याद रखनी है। प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रातः सुमिरन, उत्तरार्ध भक्तमाल, ये रचना इनकी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रचना के नाम से 2-3 रचनाएं और भी हैं, वो सारी आपको याद रखनी हैं। तो उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी की रचना है। वैशाख महात्म में, उर्दू का श्यापा, सर्वोत्तम स्रोत, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। फिर इनकी दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भारतेंदु ने काश्मीर सुषमा व बादशाह तर्पण नामक इतिहास ग्रंथ भी लिखे थे। भारतेंदु ने नारद और सांडिल्य भक्ति सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, पंक्तियां भी आपको याद रखनी है, इनकी ज़्यादा नहीं है, 5-7 पंक्तियां ही हैं। तरणे तनुजा तट पर तरुवर बहु छाए, झुके फूल से जल प्रसन हित मनहु सुहाए। चंद्रावली की जो नाटिका है उसमें यमुना नदी का वर्णन इसमें किया गया है। चूर्ण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद अजम कर जाता, भारत दुर्दशा रचना में अंग्रेजों के खिलाफ ये पंक्ति लिखी गई थी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, नील देवी में लिखी गई थी ये पंक्ति। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, ये अति खुआरी, ये भी भारत दुर्दशा नाटक जो है उसका
उसकी पंक्ति है। इसके बाद आ गए हैं साथियों बालकृष्ण भट्ट जी। तो बालकृष्ण भट्ट को हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम क्रम से इन वीडियोज़ के माध्यम से हम धीरे धीरे करके पूरा हमारा जो आधुनिक काल है उसको करेंगे साथियों। कुछ साथियों को भी इस श्रृंखला से अगर फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, कम से कम 10-15 कमेंट्स तो वैसे थे ही कि आप ये श्रृंखला जारी रखना। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए 5-7, 10-15 तो बहुत होते हैं, अगर 5-7 बच्चों को भी इससे कुछ लाभ होता है तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि लाभ तो किसी एक को हो वो भी अच्छा ही है। तो इस श्रृंखला में मैं आगे की वीडियो भी बनाती रहूँगी। इसके अलावा आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसके भी आपको एक वीडियो मिल चुका है। तो इसी तरह से वीडियोज़ को प्रेम देते रहिए और अपना प्रेम व सम्मान अपने पॉजिटिव कमेंट से बनाए रखिए साथियों, और तैयारी में जुटे रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।